मजबूर किया जाता था प्राइवेट पार्ट्स को चाटने के लिए, जो कि इनहाइजीनिक लगता था मुझे, क्योंकि ये 5-5 6-6 दिन नहाती नहीं थी। मुझे पता है कि हो सकता है मेरे इस बयान से मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाए कि मेन की बात क्यों नहीं करते। मर्द को भी तो दर्द होता है कि तेरे माँ बाप को जेल करा दूंगी, तेरे को जेल करा दूंगी, तेरे मरने के बाद भी तेरे को नोचूंगी, तेरे माँ बाप को नोचूंगी, जो कर सकता है कर ले, जो उखाड़ सकता है उखाड़ ले, तेरा कुछ नहीं, कोई नहीं सुनेगा। कि आर देयर एनी रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर मेन? अगर कोई पुरुष इन सभी मामलों में फंसता है, चाहे वो हैरेसमेंट का मामला हो, चाहे वो मेंटल टॉर्चर का मामला हो, प्राइमरी क्या कुछ करना चाहिए, पहले क्या करना चाहिए, क्या करें? जस्टिस की लड़ाई में हम आपके साथ हैं, फाइट बैक करिए। तो फाइट बैक करना जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। बिहार के अतुल सुभाष की कहानी याद है आपको? पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर खुद की जान ले ली, लंबा चौड़ा नोट लिखा जिसने सबको झकझोर कर रख दिया। लेकिन आखिर हुआ क्या? जिस पर उन्होंने आरोप लगाए थे उन्हें बेल मिल गई और अब बच्चे की कस्टडी के लिए अतुल के माता पिता परेशान हैं। तकरीबन 1 महीने हो गए हैं। अतुल को क्या मिला? देश की राजधानी दिल्ली में पुनीत खुराना के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। अतुल पुनीत ये तो बस एक चेहरे के तौर पर आपके सामने है, लेकिन दहेज उत्पीड़न के खिलाफ बना ये कानून पुरुषों के लिए उत्पीड़न कैसे बन जाता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पुरुष आयोग एनजीओ की प्रेसिडेंट बरखा त्रेहन जुड़ी हैं। बरखा जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका। नमस्कार जी। बरखा जी, ये खबरें आती हैं, केस आते हैं, न्यूज बन जाती है, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? देखिए, सबसे तो पहले मैं आज तक का धन्यवाद करना चाहूंगी जिसने मुझे एक मंच दिया इस बात को रखने के लिए, और मेरा दिल से आभार है आप लोगों के लिए। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि लाखों अतुल मर गए पहले भी, और अभी भी लाखों मर जाएंगे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अतुल सुभाष बिहार का बेटा था। उस बिहार के बेटे ने बहुत अच्छे से, आपको पता है कितनी बड़ी वीडियो बनाई, हर एक चीज को एक्सप्लेन किया, 1 घंटे से ज्यादा की वीडियो बनाई। उसके बाद उसने एक डेथ डिक्लेरेशन, एक सुसाइड नोट छोड़ा। हम्म। उसके बाद आप जानते हैं कि इतना कुछ करने के बाद भी उसने ईमेल्स करी हैं, हर एक अपने ड्यूज क्लियर कर, मतलब सुनियोजित तरीके से उसने अपनी हत्या, मैं तो उसे कहूंगी ये हत्या है, आत्महत्या तो है ही नहीं है। ये तो जब थक हार के, टूट करके, परेशान हो करके, जब मैंने उसका सुसाइड नोट पढ़ा था तो मैं तो खुद बिलक बिलक के रो रही थी कि आखिर 34 इयर्स के यंग लड़के को मरने की इतनी क्या जरूरत पड़ गई। इतनी दिनों से आवाज, मोर देन अ डेकेड हो गया इस पे आवाज उठाते हुए कि लड़कों को कहीं सुनवाई नहीं हो रही, आखिर कोई पटल नहीं है उनके लिए। आखिर वो क्या लड़के इस देश के मरते रहे? क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन क्या बेटा मरवा दे? बेटे बेटे का भी जीवन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि बेटी का। तो ऐसे अगर जो हमारे देश की धरोहर बेटे हैं, वो अगर ऐसे ही मरते रहे तो इस जीडीपी के लिए जो काम कर रहे हैं, उनका उनका योगदान जो होना चाहिए, वो मर के तो योगदान दे नहीं सकते। तो सरकारों को सोचना चाहिए, जागना चाहिए सरकारों को, क्योंकि हम्म। अतुल ने बहुत कैटेगोरिकली एक मैसेज दिया है समाज को कि मेरा पैसा मेरे अगेंस्ट यूज हो रहा है, मेरे बच्चे को मेरे मेरे सामने मेरे से मिलने नहीं दिया जा रहा, उसे टूल की तरह यूज किया जा रहा है, मुझे इतना प्रताड़ना से गुजरना पड़ रहा है, और मैं सिस्टम के फेलियर से मर रहा हूँ। वो पत्नी की प्रताड़ना तो थी ही, लेकिन जो हम्म। सिस्टम से थक हार गया। क्योंकि देखिए, अगर इनजस्टिस हो रही है महिलाओं के साथ तो हम सब एकजुट होकर के बात करते हैं, सॉल्यूशंस पे बात करते हैं, उनके लिए कानून है, उनके लिए 49 लॉज है, उनके लिए मंत्रालय है, उनके लिए एनजीओज है, उनके लिए महिला आयोग है, उनके लिए डीसीडब्ल्यू एनसीडब्ल्यू सब कुछ है। लेकिन क्या पुरुषों के लिए कुछ है? कुछ नहीं। ना कोई मंत्रालय, ना कोई पुरुष आयोग, ना कोई मेंस कमीशन। ये जो पुरुष आयोग मैंने बनाया है, ये तो एक एनजीओ, मैं कितनों की मदद कर सकती हूँ। आखिर 51% जो पुरुष इस देश के लिए काम कर रहे हैं, क्या हम उन्हें अनदेखा कर दें? क्या उनकी पीड़ा हमें दिखती नहीं है? क्या उनका रोना बिलखना, उनका मरना सब जाया चला जाएगा? मैं कहूंगी हम्म। अतुल सुभाष शहीद हुआ है, वो शहीद तो हुआ है, लेकिन इट इज अ मर्डर। मर्डर इसलिए कह रही हूं क्योंकि आपने उससे कभी सुना ही नहीं। कोर्ट गया तो जज साहिबा ने दुत्कार दिया,
क्या क्या रवैया है जज साहिबा का? पैसे माँग रही हैं, कह रही ऐसे ही होगा, ऐसे ही चलेगा। तो मतलब जहाँ पे भी गया उसे परेशानियों का सामना करना पड़ा, किसी ने भी हुँ, उसकी सुनवाई नहीं की। आखिर बैंगलोर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हुए लड़के को हम सब काम करते हैं। क्या हम 40-50 बार हम कोर्ट की डेट्स में जौनपुर जाएँगे, 2-2 दिन वेस्ट करेंगे, तो कैसे संभव हो पाएगा? और यहाँ पर अगर अतुल की बात करें तो वो तो हवाई जहाज का किराया दे सकता था, लेकिन मेरे आम देश के जो आम पुरुष हैं, जो कि ट्रेनों में जाते हैं, जहाँ ट्रेन की टिकट नहीं मिलती है। आप सोचिए, इमेजिन करिए कि कितना मुश्किल रहता होगा, जहाँ 1-1 2-2 दिन का तो ट्रेन का सफर हो जाता है, तो वहाँ पर डेट भी अटेंड करें और कितनी बार कोर्ट नहीं लगते, कितनी बार जज साहब नहीं आते, तो पूरे सिस्टम की ओवरहॉलिंग की बात मैंने अक्सर करी। करप्ट जुडिशरी, पुलिस की हुँ, हैरेसमेंट, पुलिस बहुत ज़्यादा हैरेस करती है फैमिली को। कभी भी पुलिस, कहीं की भी पुलिस हो, हमेशा सोचती है कि लड़का ही गिल्टी है और डे 1 से उनकी फैमिली को टॉर्चर करना, उनको हैरेस करना। एक लड़की जो ऑलरेडी टॉर्चर कर रही थी, जिससे वो थक-हार के वो दूसरे के पास गया था मदद माँगने के लिए, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे पुलिस स्टेशन, वहाँ पे भी उसकी बात नहीं सुनी गई। और ये लाखों करोड़ों पुरुष जो है, ये रोज उनके साथ हो रहा है, लेकिन हम सब मूक दर्शक बन के बैठे हैं। मैंने इस सिलसिले में हुँ, सारे कानून मंत्रियों से मुलाकात करी, चाहे वो सदानंद गौड़ा जी हों, चाहे वो रविशंकर जी हों, चाहे किरण रिजिजू जी हों, चाहे मेघवाल जी हों। लगातार ग्राउंड पे जो हो रहा है, उस स्थिति से अवगत करा। यहाँ तक भी हमने ये भी बताया है, बार-बार उन्हें बताया है कि 3 गुना तो 2 साल पहले थी आत्महत्या की दर, अभी तो 4 गुना होने वाली है पुरुषों की आत्महत्या की दर, हस्बैंड सुसाइड की दर। हुँ, लेकिन आज भी हम चुप बैठे हैं। मोदी जी मन की बात करते हैं। मैंने बहुत सारे ईमेल्स लिखे उन्हें कि सर टाइम आ गया है, अब आप मेन की बात भी कर दें, क्योंकि पुरुष जाए तो जाए कहाँ? आप मुझे बताइए, कोई मंत्रालय नहीं है, आखिर 1 डेकेड से ज़्यादा हो गए। हमारी सिर्फ़ एक यही तो डिमांड थी कि आप जेंडर न्यूट्रल लॉज़ ले आएँ, समान कानून ले आएँ। और एक दूसरी माँग थी कि आप सरकार द्वारा गठित एक मेंस कमीशन का फ़ॉर्मेशन हो जाए, वो भी आज तक नहीं हुआ। इस देश में महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, पेड़-पौधों के लिए, कीड़े मकोड़ों के लिए, यहाँ तक कि कुत्तों की भी सुनवाई होती है। हुँ, लेकिन ये बेचारे पुरुष, इनकी कोई सुनवाई नहीं होती और अगर ये गरीब हो, फिर तो आप बिल्कुल भूल जाइए, जैसे कि सादत अली था, कैब ड्राइवर जिसे 22 थप्पड़ पड़े थे लखनऊ में। और उस सादत अली ने कुछ भी नहीं किया था। डे 1 से उसने कहा था मैंने तो कुछ किया नहीं, मुझे 22 थप्पड़ क्यों मारे इस लड़की ने? आखिर मेरी गलती तो बता दो। और उसने एक भी थप्पड़ नहीं मारा, उसकी सहनशीलता देखिए। और उसने आज तक पे खड़े होकर के ये कहा, पुलिस ने उसे यहाँ तक कि डिटेन भी कर लिया था, पूरी रात रखा। जब उसके घरवाले आए तो उसने उन्होंने भी उनसे भी पुलिस ने उगाही करी, तकरीबन 10,000 रुपए लिए। अब बताइए एक लड़के को ज़बरदस्ती जबरन पुलिस बंद कर लेती है और जब उसके परिवार वाले पूछने जाते हैं, तब उनके साथ ये सलूक किया जाता है। जब ये लड़का आज तक पे खड़ा हुआ और इसने बोला कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, आत्मदाह कर लूँगा, अगर लड़की को गिरफ्तार न किया गया, क्योंकि मेरा तो कोई कसूर ही नहीं था। हुँ। मेरी सारी सारी जो ज़िंदगी की जो भी मैंने अपनी रिस्पेक्ट कमाई थी वो चली गई। मुझे लोग दरिंदा देख रहे हैं, मुझे मेरे घर के बच्चा और मेरी पत्नी मुझसे बार-बार पूछ रहे हैं कि तुमने ऐसा क्या किया था कि उस लड़की ने तुम्हें 22 थप्पड़ मारे? और अगर तुमने कुछ नहीं किया था तो तुमने कुछ वापसी में जवाब क्यों नहीं दिया? यही सवाल मेरा भी था, क्योंकि डे 1 से मैं उससे कनेक्टेड थी, तो मैंने उससे पूछा था, "सादत अली, आपने क्यों थप्पड़ खाए? और अगर आपने वापसी में कोई जवाब नहीं दिया उन्हें?" तो उन्होंने मुझे कहा कि मैडम, मेरी वालिदा ने ये सिखाया है कि कभी भी महिला पे हाथ नहीं उठाना, इसलिए मैंने हाथ नहीं उठाया, मेरा कोई कसूर नहीं है। और मैं हुँ, आप वीडियो देख लीजिए, मेरा कोई कसूर मिल जाए तो आप लोग बताइए, मैं सूली पे चढ़ने के लिए तैयार हूँ। आज हमने इतना मजबूर कर दिया उस लड़के को कि वो लड़का भारत छोड़ के चला गया है। वो सऊदी अरेबिया में काम कर रहा है। इस भारतवर्ष ने उसे इतना मजबूर कर दिया कि वो यहाँ रह भी नहीं पाया, क्योंकि उसकी फ़ोटो इतनी वायरल कर दी थी, उसकी वीडियो इतनी वायरल कर दी थी। ये तो मैं छोटा-सा केस अब आपको बता रही हूँ, ऐसे तो मेरे पास आपको बताने शुरू करूँगी तो हज़ारों केसेज़ हैं। बिल्कुल बरखा और मुझे मुझे याद है जब ये अतुल का मामला सामने आया था तो आप दिल्ली से चल के बिहार पहुंचती हैं। अतुल सुभाष के माता-पिता और उनके परिजनों से आपकी मुलाकात होती है। आप वो मनोदशा भली-भांति समझ रही होंगी क्योंकि हम यहाँ स्टूडियो पे बैठकर ये बातें कह रहे हैं और आप वहाँ पर गई।
क्या कुछ फील हुआ आपको? परिवार की मनोदशा क्या रही थी? जी मैंने अपना मन बनाया था जिस दिन मुझे अतुल सुभाष के जब सुसाइड किया था तब से मैंने मन बना लिया था, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि आप बहुत सारी चीज़ परिवार में रह के देखते हैं और मैं जल्द वहाँ पर उस परिवार के मिलने गई जब, तो सबसे पहले तो मेरे आँसू नहीं थम रहे थे क्योंकि परिवार में पिता, माताजी और भाई विकास ये सब बहुत ज़्यादा परेशान थे, दुखी थे। मैंने माँ से लिपट के बहुत देर तक रोया और उन्हें यही आश्वासन दिलाया कि माँ जी, अतुल सुभाष सिर्फ आपका बेटा नहीं था, मेरा भाई भी है और उसको न्याय दिलाने की इस लड़ाई में मैं आपके साथ 24/7 हूँ, 365 डेज़ हूँ। आप जहाँ बुलाएँगी, मैं वहाँ आऊँगी। आपको ये नहीं पता था आज मैं आ रही हूँ, तब भी मैंने ये मन बनाया हुआ था कि आज आपसे ज़रूर मिलना है और इस स्थिति में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलानी है कि किस तरीके से लड़कों को प्रताड़ित किया जाता है और वो मरने पे मजबूर किया जाता है और उनसे उनको कोई उनके साथ संवेदनशील भी नहीं है। मैं तो वहाँ बड़ी हैरान थी कोई छुटपैया नेता या जो स्टूडियो में बैठते हैं बहुत बुद्धिजीवी ज्ञानी या और तमाम लोग जो वहाँ समस्तीपुर में के आस-पास रहते होंगे। बिहार इतना बड़ा क्षेत्र है, इतने सारे हुँ। एंकर्स हैं बिहार के, इतने सारे आपको पता है ब्यूरोक्रेट्स हैं, इतने सारे मंत्री हैं बिहार के, लेकिन हमारी संवेदनाएँ सिर्फ़ जब लड़की मर जाए, उस परिवार के साथ होती है। जब भी कोई लड़का मर जाए, चाहे इश्यू कितना भी वायरल हो जाए, लेकिन तब नहीं होती। ये बहुत दुखद घटना थी और हमें ज़रूर संवेदनाएँ देनी चाहिए थी उस परिवार को। और हाल में ही आपको पता चला ही होगा कि जब मैं उनसे मिली थी, तो मैंने अंजू मोदी जी को ये कहा था कि आप बच्चे की कस्टडी के लिए डालिए, ये हुँ। आपका राइट है। क्योंकि वहाँ पर तो जो महिला है, जो वाइफ है, अतुल सुभाष ने तो साफ-साफ बताया और सारे एविडेंसेस भी दिए हैं कि किस तरीके से उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, किस तरीके से वो मेंटल ट्रॉमा ट्रॉमा में से गुज़र रहा था। उसे इतनी हैरेसमेंट की जा रही थी, यहाँ तक कि आपने उसकी बातें सुनी होगी कि किस प्रकार उसने कहा था अतुल ने कि मेरे को मजबूर किया जाता था प्राइवेट पार्ट्स को चाटने के लिए, जो कि इनहाइजीनिक लगता था मुझे क्योंकि ये 5-5 6-6 दिन नहाती नहीं थी। तो ये भी तो क्रूरता है, ये हस्बैंड के ऊपर क्रूरता है, लेकिन हम इस क्रूरता की बात नहीं करेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है, वहाँ सिर्फ महिलाएँ बता सकती हैं, अगर फ़ोर्स सेक्स महिला के साथ हो, तो वो जाके रिपोर्ट कर सकती है पुलिस थाने में। लेकिन अगर पुरुष के साथ फ़ोर्स सेक्स महिला कर रही है, तो हम उसके बारे में अगर बताएँगे तो हमें नामर्द कहा जाएगा, हमें धिक्कार दिया जाएगा, हमें भगा दिया जाएगा। तो ये बड़ी वेदनाएँ हैं पुरुषों की। तो माँ को और पिता को मैंने ये वादा दिया था कि इस लड़ाई इस जो इनजस्टिस हुआ है, इसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाती रहूँगी और कस्टडी का आप डालिए और उन्होंने उसी प्रकार कस्टडी का केस भी डाला माताजी ने, जिसके बारे में कल ही कोर्ट ने निर्णय लिया है। कोर्ट ने कहा कि दादी तो एक स्ट्रेंजर है। मतलब हुँ। मैं ये वर्ड नहीं यूज़ करना चाहती, लेकिन मैंने अपने वीडियो में ये वर्ड यूज़ किया है कि ये तुगलकी फरमान कैसे दे दिया कोर्ट ने? इतने इनसेंसिटिव हैं। मुझे पता है कि हो सकता है मेरे इस बयान से मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाए, लेकिन कोर्ट में जो जज साहब बैठे हैं या बैठी हैं, उनकी भी दादी होंगी, उनके भी दादा होंगे। क्या वो ये सोचती हैं कि जिस प्रकार भारतवर्ष में परिवार की जो एक व्यवस्था है, उसके ऊपर इस तरह आघात किया जा सकता है? एक तो क्रिमिनल है, जो कि बेल पे अभी बाहर भी नहीं आई थी, उससे पहले कस्टडी का केस माता अंजू ने लगाया था और वो सोचिए साढ़े 3 पौने 4 साल के लड़के को आपने हॉस्टल में डाल दिया। मैं तो बड़ी हैरान हूँ कि ये हॉस्टल वालों ने इतने छोटे बच्चे को विंटर वेकेशन में हॉस्टल में रखा हुआ था। और मैं वहाँ पे हुँ। गई थी। 1.5 लाख रुपए उनके उस पे लिखा हुआ था कि ऐसे-ऐसे जो उनकी बुकलेट है, उस पे लिखा हुआ था 1.5 लाख रुपए फीस है। मुझे तो फीस भी बहुत ज़्यादा लगी कि कैसे कोई 1.5 लाख रुपए देगा अपने बच्चे को रखने के लिए। और पहली बात, अतुल तो इस दुनिया में था ही नहीं और ये वीडियो वायरल हो रही थी। क्या उस स्कूल वालों को नहीं पता था
ये हॉस्टल फरीदाबाद में है और इसकी जानकारी मैंने आज तक को 20 तारीख को ही दे दी थी कि ये बच्चा हॉस्टल में है, फरीदाबाद में है। और मुझे इस बारे में जानकारी थी, लेकिन पुलिस ने अभी हाल में ही ये जानकारी दी है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब पूरी वीडियो वायरल हो रही थी और मीडिया डिस्कशन हो रहे थे, तो क्या इस हॉस्टल वालों के जो ओनर है उसे बाहर नहीं आना चाहिए था ये बताने के लिए कि बच्चा यहाँ पे है और ये विंटर वेकेशन में इतना छोटा बच्चा यहाँ ना रहे, इसलिए जिस जो भी नहीं, ये बिल्कुल, गाइडलाइन है। बिल्कुल बरखा जी। बिल्कुल बरखा जी, लेकिन जिस तरीके से बेल मिल गया है निकिता को, इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखती हैं? निकिता को बेल मिलना, इसका इम्पैक्ट समाज पे क्या पड़ेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो निकिता को बेल मिली थी, तो मैं उससे बहुत ही ज़्यादा दुखी थी, नाराज़ थी, बेल नहीं मिलनी चाहिए थी। हुँ, अभी तो बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए थी, वो एक मर्डरर है। उसे जेल में रहना चाहिए था अभी और काफ़ी दिन। जिस तरीके से उसने अतुल को टॉर्चर किया था, उसी तरीके से अब उसे जेल में रहना चाहिए था। और उनका ये कहना है कि अतुल तो बिल्कुल ठीक थे, अतुल के साथ उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो उनके उनके हिसाब से तो फिर जेल भी ठीक है। जेल में भी उनको बहुत अच्छी बेहतर ज़िंदगी मिल रही थी, वहीं रहना चाहिए था। और उन्होंने अतुल सुभाष के बेटे को उनसे अलग किया। तो हुँ, अब ठीक है, वो भी अलग रह के देखती ना कुछ दिन अपने बेटे से, पता चल जाता कि क्या होता है किसी को अपने बेटे से अलग करना। क्या अतुल सुभाष एक स्पर्म डोनर है और एक एटीएम मशीन सिर्फ बन के रह गया? क्यों ऐसा क्यों हुआ? तो ये बड़ा सवाल है। और अगर रिवर्स कर देते हैं जेंडर्स, अगर हम इस यहाँ पर निकिता सिंघानिया मर गई होती और अतुल हुँ, सुभाष जिंदा होते, पूरी फैमिली जेल में चक्की पीसिंग, 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 बस ये होता। अभी आप देखिए बेल मिल गई, अब बस वही तारीख पे तारीख खेलना होगा और कुछ भी नहीं होगा। तारीख पे तारीख, अब बेल मिलते सार मैडम ने हॉस्टल में से बच्चे को निकाल दिया। अब वो बैंगलोर पहुंच गई हैं, बैंगलोर में रह रही हैं, क्योंकि उनको हर हफ्ते पुलिस स्टेशन जाना हुँ, है। बच्चे की क्या जिंदगी, मुझे कोई ये बताए कि बच्चा दादा दादी को न सौंपा जाए। लेकिन ऐसे बच्चा कभी हॉस्टल में खेले, कभी वो फरीदाबाद में रहे, तो कभी वो बैंगलोर में रहे, तो कभी जौनपुर में रहे, तो कभी कहाँ रहे, तो कभी कहाँ रहे। बच्चे की कोई ज़िंदगी नहीं, कोई लाइफ नहीं है। उसके दादा-दादी सक्षम हैं। हुँ, वो अतुल सुभाष को संस्कार दे सकते हैं, विकास मोदी हुँ, को संस्कार दे सकते हैं, अच्छे नागरिक बना सकते हैं, तो क्या इस बच्चे व्योम मोदी का साथ नहीं देंगे? उसकी परवरिश अच्छे से नहीं करेंगे, उसे संस्कार नहीं देंगे? बड़ा सवाल ये बिल्कुल। है कि अभी तक हुँ, कस्टडी क्यों नहीं मिल रही? क्यों डिले हो रही है? इसमें जन जागृति का एक माहौल बना दिया अतुल सुभाष ने। ये हुँ, हर घर की कहानी है। सभी लड़के ये बातें कहते हैं और ये क्या होता है पेरेंटल एलिनेशन। यहाँ पर क्या होता है अक्सर हस्बैंड्स को अपने बच्चों से दूर किया जाता है जब वो बहुत टूट जाता है। वो इसलिए टूट जाता है कि जब उसका खुद का अंश, उसका खून जो कि माँ ने अकेले नहीं पैदा किया होता, उससे दूर कर दिया जाता है। ये सदमा अक्सर पति नहीं सह पाते और वो घुट-घुट के मरते हैं। और एक दिन जब उन्हें लगता है कि कई बार महिलाएँ जैसे कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आज आप बच्चे को मिल सकते हैं, तो उससे महिला ने काट दिया था बच्चे को। वो बहुत बड़ी सीईओ थी कंपनी की, उसने किया था। एक महिला ने छत से बच्चे को फेंक दिया। एक महिला ने वॉशिंग मशीन में 2 महीने के बच्चे को घुमा दिया। तो कितने ऐसे केसेस हैं, जहाँ पर महिलाओं ने सिर्फ कोर्ट का विजिटेशन राइट मिल गया, तो ये कर दिया। एक महिला तो कनाडा लेके भाग गई। बेचारा हुँ, पति कोर्ट की ऑर्डर लेके खड़ा है, परिवार बड़ी खुशियाँ मना रहा है कि बच्चे को मिलेंगे। और यहाँ पर महिला कनाडा लेके भाग गई, कुछ भी नहीं हम कर सके उसका। तो ये बड़ी दुखद घटना है। क्या बच्चा एक अकेले पति का होता है, पत्नी का होता है? पति का भी तो होता है। कोर्ट अक्सर बच्चों की कस्टडी माँओं को देती है। मुझे इस बारे में हुँ, जानकारी है और मैं पूरा लॉ समझती हूँ। लेकिन शेयर्ड पेरेंटिंग को क्यों नहीं हम आगे बढ़ावा दे रहे? जहाँ शेयर्ड हुँ, पेरेंटिंग में माता और पिता दोनों को बच्चे के लालन-पालन करने की एक अनुमति दी जाए कोर्ट द्वारा। क्योंकि डाइवोर्स माँ-बाप का होता है। बच्चे का डाइवोर्स कभी नहीं होता। और जो बच्चे पेरेंटल एलिनेशन में रहते हैं, जैसे पिता से अलग कर दिया गया, जो कि हम फादरलेस सोसाइटी बना रहे हैं, वो बच्चे मानसिक रोगी होते हैं, सुसाइडल टेंडेंसीज होती है उनके अंदर, उनका पढ़ने लिखने में दिल नहीं करता, वो क्रिमिनल माइंडेड बनते हैं, ऐसी एक स्टडी कहती है। तो क्या हम हुँ, एक ऐसा समाज तैयार करना चाहते हैं? ये कतई नहीं होना चाहिए। दोनों दोनों जो है एक सिक्के के
दो पहलू हैं और दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। और पति बिल्कुल, पत्नी एक आंकड़े भी बरखा जी, एक आंकड़े भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी। देखिए, देश में पुरुषों की आत्महत्या करने का जो प्रतिशत है, वो महिलाओं से दोगुना है। ये जान के आपको हैरानी होगी। देश में हर साल 96,000 पुरुष आत्महत्या करते हैं और हर 8 मिनट में एक विवाहित पुरुष मौत को गले लगा लेता है। 2 लाख पुरुष और महिलाएं 498 ए जो रूल है, उसके झूठे मामले में हर साल गिरफ्तार हो रहे हैं। देश की विभिन्न अदालतों में चल रहे 498 ए मुकदमा यानी कि दहेज प्रताड़ना 98% झूठे हैं। बलात्कार के 76% मामले जो है वो झूठे पाए गए हैं। इस पूरे आंकड़े को कैसे देखती हैं बरखा जी? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आत्महत्या की दर 3 गुना तो 2 साल पहले हो गई थी, अब 4 गुना होने वाली है पुरुषों की आत्महत्या की दर, हस्बैंड सुसाइड की। हम्म, हम्म, हर तकरीबन 100 पुरुष हर दिन मर रहे हैं और 498 जो है लीगल टेररिज्म है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा हुआ है ऑलरेडी। हम्म, अभी सरकार ने भी चिंता जताई थी और हम्म, सुप्रीम कोर्ट भी अक्सर चिंता जताते रहते हैं कि 498 का बहुत बृहद स्तर पे मिसयूज हो रहा है। 98% केसेस जो होते हैं फॉल्स होते हैं। और मैंने बहुत सालों पहले इस बात को सुषमा जी से, 10 साल के पहले की बात है, मैंने सुषमा जी से ये बात करी थी, सुषमा स्वराज जी से। तो उन्होंने कहा था कि जब यूपीए की सरकार आए है, अभी जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसे हटा देंगे। मैं दोबारा हम्म, मिलने गई जब इनकी सरकार आई, मैंने बोला मैडम आपने इसे हटाया नहीं अभी तक भी। तो उन्होंने बोला कि नहीं बरखा जी, इसको तो हटाया नहीं जा सकता। तो मैंने कहा कि मैं तो इतनी बार आपको बोल चुकी हूँ कि स्क्रैप कर दीजिए इस 498 ए को, इस धारा को, जिससे कि इतने सारे परिवार परेशान हो रहे हैं और इतनी अरेस्ट होती है इसमें। जब वो तो शुक्र है कि अवनीश कुमार की जजमेंट आ गई इसलिए फैमिली अरेस्ट होनी बंद हो गई, नहीं तो पहले तो पूरी पूरी फैमिलीज को अरेस्ट कर लिया जाता था। माता पिता बहन, यहाँ तक कि कुत्तों को भी, घर के कुत्तों को भी अरेस्ट कर लिया जाता था। 2 महीने के बच्चों की अरेस्ट हुई हुई है, 80 साल के बुजुर्ग की अरेस्ट हुई हुई है। तो इस तरीके के मामले बहुत बढ़ रहे थे। तो उन्होंने बोला कि देखिए स्क्रैप तो नहीं हो सकती। मैंने कहा मैडम कोई बात नहीं, मिसयूज क्लॉज लगा दीजिए, मतलब कि 498 धारा का जो भी लड़की मिसयूज करती है उसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। लेकिन आज तक ये भी ऐड नहीं हो पाया क्योंकि सिर्फ बातें 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 होती रहती हैं। असली में जो इम्प्लीमेंटेशन होता है जिन चीजों का, उनका हम नहीं कर पाते। इसीलिए धड़ल्ले से आज भी 498 धारा का मिसयूज हो रहा है। क्योंकि बहुत आराम से लड़कियां जब कोर्ट कचहरी जाती हैं, वहां उन्हें समझाया जाता है, सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। 6 का पैकेज डाल, 498 डाल, अननेचुरल सेक्स डाल, रेप डाल, किसके, पति के रिश्तेदारों पे, फादर इन लॉ पे, सिस्टर के हस्बैंड के ऊपर, या जो देवर हो घर में, जेठ हो, उनके ऊपर, जितने मेल मेंबर्स हैं उनके ऊपर आप रेप डालिए। तो ये स्थिति है हमारे कोर्टों की। और जब 6 का पैकेज हम कहते हैं तो लड़की के को लगता है कि 6 का पैकेज डालने पे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। और ये सारे केसेस जब पैसे मिल जाते हैं तो सेटल हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, 498 बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, उगाही की जाती है। ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन का धंधा है ये। और ये सारे नीचे से लेके ऊपर तक मिले हुए हैं और इस इंडस्ट्री के खिलाफ कोई भी नहीं बोलता क्योंकि सबको कट मिल रहा है अपना अपना। इस इंडस्ट्री को अक्सर मैंने एक्सपोज किया है, लेकिन अभी तक भी कोई बदलाव नहीं आया है। जबकि हाल में ही मैंने एक और कानून है जिसका बृहद स्तर पे मैं बहुत बहुत ज्यादा विरोध कर रही हूँ, वो है मैरिटल रेप लॉ, जिसकी मेरी पीआईएल जो है सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। इसमें भी पूरे परिवार व्यवस्था को खत्म करने के लिए, मैरिज इंस्टीट्यूशन को फिनिश करने के लिए इस एक और नया कानून लाया जा रहा है, मैरिटल रेप, जहां हस्बैंड और वाइफ के बीच में रेप होगा। तो जहां जहां तक आपको बता ही दिया है मैंने कि आंकड़े भी कह रहे हैं चीख चीख करके, लेकिन हमारे देश के सभी मंत्री, जुडिशरी, सब लोग सो रहे हैं, अभी तक नहीं जागे। अतुल सुभाष ने एक जन जागृति लाई देश में, जिससे कि इस मुद्दे पे थोड़ी चर्चा हो रही है। मेरे मीडिया भाइयों से, बहनों से एक विनती है कि इसे इसे इतना ज्यादा
हर पटल पे इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए और इसके सॉल्यूशंस के बारे में सोचना चाहिए, जिससे कि मेरे भाई जो आत्महत्या करने पे मजबूर हो रहे हैं, उन्हें कोई रिलीफ मिले। एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाए, सरकार द्वारा एक मेंस कमीशन का गठन हो, जिससे कि मेन हम्म। वेलफेयर के बारे में भी सोचा जाए। क्या गलत है? जैसे कि आपने विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री भी देखी है, तो वहां सिर्फ बेटियों हम्म। के लिए पॉलिसीज बनती हैं, बेटों के लिए कोई पॉलिसीज नहीं बनती। तो क्या बेटे इंपॉर्टेंट नहीं है सोसाइटी के लिए? ये हमें सोचना होगा। और हर जगह बेटे क्या रो बेटे को सिर्फ हम रोना चीखना उसका नहीं सुनाई पड़ता हमें। बेटी की छोटी सी भी चीख पूरी दुनिया को सुनाई पड़ती है। हम क्यों नहीं है एम्पैथेटिक टुवर्ड्स मेल जेंडर? बड़ा सवाल बार बार पूछती हूँ कि मेन की बात क्यों नहीं करते? मर्द को भी तो दर्द होता है। मेंस राइट्स सही आर बात है। ह्यूमन राइट्स। जब विष्णु तिवारी नाम का लड़का यूपी का 20 साल जेल जाता है, 20 साल जेल जाता है फॉर अ क्राइम ही नेवर डिड। वो रेप केस में जेल जाता है जो उसने कभी किया ही नहीं था रेप, और इलाहाबाद हाई कोर्ट उसे एक्विटल देता है। आज भी हम उसके लड़ाई लड़ रहे हैं, कॉम्पनसेशन की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये बताइए, हम्म। क्या हम उसके गोल्डन ईयर्स ला सकते हैं वापस? जब वो बाहर आया जेल से, उसके परिवार के सभी सदस्य मर चुके थे। यहां तक कि उस महिला भी मर चुकी है जिसने रेप केस फाइल किया था। तो ऐसे अनगिनत केसेस हैं जो लाखों लोग जेलों में सड़ रहे हैं, जिनका शायद कोई कसूर भी नहीं था। और अगर कसूर इतना था भी तो उन्हें बेल नहीं मिल रही क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। वो बड़े-बड़े वो निकिता सिंघानिया की तरह हाई कोर्ट नहीं जा सकते। उनके पास पैसे नहीं, वो बेचारे पुरुष सड़ रहे हैं। उनके ह्यूमन राइट्स की कोई बात नहीं करेगा। विष्णु तिवारी की कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। उसने क्राइम नहीं भी किया। मैं आपको ऐसे केसेस बता सकती हूँ जहां पे पुलिस ने सेम नेम की वजह से मुंबई से संजय नाम के एक लड़के को उठा लिया। जबकि उस लड़के का नाम सेम था, वो तो वहां पे मौजूद भी नहीं था और उसे 7 साल की जेल हुई। आज भी वो लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन बताइए कुछ हुआ? नहीं, कुछ नहीं होगा, कहीं कुछ नहीं होगा। पुरुषों की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि वो थर्ड क्लास जेंडर हैं। आपको बरखा जी अगर हम मेंटल हेल्थ की बात करें, जी, बरखा जी मेंटल हेल्थ की बात की जाए अगर पुरुषों की, तो इसको ज़्यादातर अननोटिस किया जाता है। हम अतुल सुभाष पे बात तब कर रहे हैं जब अतुल सुभाष दुनिया में नहीं है और उनकी एक वीडियो सामने आती है। लेकिन उससे पहले हम इस पर चर्चा नहीं करते, बात नहीं करते। इस पे आपका कंसर्न क्या है और क्या कुछ बदलाव होने चाहिए सोशल स्तर पे या फिर लीगली? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका और मैं आपको याद दिला दूँ, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा हमें। जब कोविड चल रहा था, तो तकरीबन 15,000 लोग जंतर-मंतर दिल्ली पे इकट्ठा हुए थे और मैं भी वहाँ थी, वहाँ से लाइव शोज़ कर रही थी। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई थी उस टाइम पे ही और ये बात हो रही थी मेंटल हेल्थ हुँ। की। तो मैंने ये लाइव शोज़ पे कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत आपके लिए एक इंसान है, लेकिन यहाँ लाखों सुशांत मर चुके हैं। और उनका मेंटल हेल्थ इतना बिगड़ जाता है जब वो ये स्टेप उठाते हैं। तो क्या आपने कभी बात करी? सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर भी 2018 में मी टू केस था और मी टू केस होने के बाद उस मेंटल ट्रॉमा में से गुजर रहा था। और रही बात अतुल सुभाष की या पुनीत खुराना, दोनों की मेंटल स्थिति बहुत खराब थी। बच्चे से दूर करना, रोज-रोज लड़ाइयाँ, झगड़े, फिजिकल अब्यूज, मेंटल अब्यूज, कोसना भाई-बहनों को, माँ-बाप को जेल करा देंगे, ऐसी धमकियाँ जब दिन-रात आती हैं, तो लड़के स समझ नहीं आता, वो एकदम सहम जाते हैं कि यार चलो मैं तो जेल जाऊँगा। बैंगलोर के हुँ। कितने लड़के मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं। अब जब से ये अतुल सुभाष वाला केस हुआ है, अनगिनत लड़कों ने बैंगलोर से कॉन्टैक्ट किया है कि हमने तो मुँह सिल लिया है, कुछ बोलते नहीं हैं, फिर भी रोज़ाना धमकी मिलती है कि तेरे माँ-बाप को जेल करा दूँगी, तेरे को जेल करा दूँगी, तेरे मरने के बाद भी तेरे को नोचूँगी, तेरे माँ-बाप को नोचूँगी, जो कर सकता है कर ले, जो उखाड़ सकता है उखाड़ ले, तेरा कुछ नहीं, कोई नहीं सुनेगा। ऐसी वर्डिंग मैं नहीं यूज़ कर रही हूँ, ये लड़के यूज़ करते हैं, सिर्फ मैं कोट कर रही हूँ। तो इसको एकदम टूल की तरह यूज़ किया जाता है और ये धमकियाँ इतनी इतनी ज़्यादा कॉमन हो गई है क्योंकि लड़कियों को पता है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन होगा ही नहीं।
लेकिन जब लड़के हम्म। ऐसी बातें सुनते हैं और उनका माँ-बाप इन्वॉल्व्ड होता है या उनका बहन-भाई इन्वॉल्व्ड होता है या बहन का हस्बैंड इन्वॉल्व होता है, तो कहीं घुटने टेकने पड़ते हैं। यहाँ तक कि लड़कियाँ ये तक भी कहती हैं जब मेंटल बहुत ज़्यादा ज़्यादा सब लोग अपसेट होते हैं घर में, लड़के के पक्ष के, लड़की ये तक कहती है कि माँ-बाप को घर से बाहर निकाल, सेक्स तब करूँगी, खाना तेरे को तब मिलेगा। तो यहाँ तक तो सेक्स जो एक शादी के बाद आप समझिए कि अगर लड़के-लड़की के बीच में कभी भी चीज़ें थोड़ी सुधरती हैं, तो वो इस ओर बढ़ते नहीं हैं, ये एक सच्चाई है। लेकिन उस टाइम भी उससे ये कहा जाता है कि तेरे पे केस डाल दूँगी, ये कर दूँगी, वो कर दूँगी, इनको बाहर निकाल। रात के 12 बजे ऐसी माँगे आती हैं कि माँ-बाप को बाहर निकालो घर से और ऐसे केसेस हैं जहाँ माँ-बाप को बाहर निकाल दिया है लड़के ने और बेचारों के पास आधार कार्ड भी नहीं है, वो बस स्टेशन पे बैठे हैं, पुलिस वालों को फ़ोन कर रहे हैं कि हमें वहाँ अनाथालय में छोड़ दिया जाए, वृद्धाश्रम में सॉरी, नॉट अनाथालय, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाए और वृद्धाश्रम वाले इन माँ-बाप को लेते नहीं है अगर आपके पास आधार कार्ड ना हो तो। विडम्बना जी, बरखा जी से जुड़ा मेरा एक सवाल है। बरखा जी से जुड़ा मेरा एक सवाल है, आर देयर एनी रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर मेन? आपकी आवाज़ नहीं आई, फिर से सवाल दोहराएँगी? जी, बरखा जी, मैं ये सवाल पूछ रही थी कि आर देयर एनी रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर मेन? नो, 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 तभी तो मैं बोल रही हूँ कि पुरुष आयोग का गठन सरकार द्वारा होना चाहिए, जिससे कि 51% जो पुरुष रह रहे हैं, उनके वेलफेयर के बारे में सोचा जाए, उनके रिहैबिलिटेशन के बारे में सोचा जाए, उनके मेंटल ट्रॉमा के बारे में सोचा जाए। यहाँ तक कि जब भी मुझे रेप केसेस के ऊपर डिस्कशन के लिए टीवी पैनल्स पे बुलाया जाता है, मैं वहाँ पे भी कहती हूँ कि आपने हुँ। मर्दों की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश की है? क्या ग्राउंड रियलिटी आपको पता है? क्या आप क्वालिटी लाइफ दे रहे हैं उन्हें? क्या आप उनके ऊपर जब फर्जी केस लगता है, आप उनकी सुनवाई कहीं करते हैं, उन्हें कहीं काउंसल करते हैं? उनके लिए कोई हेल्पलाइन नंबर है? नहीं है ना? जब आप कोई ग्राउंड पे काम ही नहीं करना चाहते, आप बड़ी हैरान होंगी कि मेरे 10 साल हो गए ये बात बोलते हुए कि डेटा तो इकट्ठा कर लो भाई, डेटा तो इकट्ठा कर लो। ये जो डेटा भी नहीं है, पुरुषों का तो कोई डेटा भी नहीं है। महिलाओं के लिए डेटा इकट्ठा होता है, महिलाओं के लिए बातें होती हैं, लेकिन पुरुषों के लिए तो डेटा भी नहीं है। मतलब कितनी छोटी-सी बात है, आंकड़े भी नहीं इकट्ठे कर सकते। हमने सोच लिया है कि ये थर्ड क्लास जेंडर है, ये मर जाए, ये कट जाए, हमें कोई लेना-देना नहीं है इनसे, क्योंकि हम वुमन रैट रेस अपीज़मेंट में लगे। हमें हुँ। हमेशा लगता है कि सिर्फ महिलाएँ हमारा वोट बैंक है और उस वोट बैंक के चलते वो हमें वोट करते रहें। अभी आप देख लीजिए दिल्ली का बेटा मर गया पुनीत खुराना, दिल्ली में इलेक्शन है, लेकिन किसी ने भी उसकी सुध-बुध नहीं ली उस परिवार की, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। मैं पुलिस स्टेशन गई थी, मैं परिवार के साथ खड़ी हूँ, मैंने सब जगह मुलाकात की, आईओ से लेकर के एसएचओ से लेकर के, डीसीपी से लेकर के सारे एसीपी सबसे मुलाकात करी। यहाँ तक कि अभी फैमिली जॉइंट सीपी से भी मिल के आई, लेकिन एक एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई। तो बताइए अगर लड़का मर जाए तो एक बेसिक चीज़ है एफआईआर दर्ज होनी, वो भी नहीं दर्ज होती। ये तो हम इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं? बरखा जी, हम इंतज़ार किस चीज़ का कर रहे हैं? आपने कहा कि ये रेट और बढ़ गया है। अब 4% केसेज़ ऐसे आ रहे हैं जहाँ पर आत्महत्या की बातें कही जा रही है। तो अब किस चीज़ का इंतज़ार करना है? 100% का? मेरे को तो ये बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहा कि आखिर ये सारे मंत्री या जो कानून बनाने वाले मंत्री हैं या दूसरे मंत्रियों के पास जब मैं जाती हूँ अकेले, तब तो ये सारे बोलते हैं कि हाँ, ये बिल्कुल सच है, ग्राउंड रियलिटी है, हम आपके साथ हैं और आप बिल्कुल हुँ। सच्चाई बता रही हैं। लेकिन जब पार्लियामेंट में बात करने की बारी आती है, तब ये ऐसा कुछ करते नहीं है, इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाते, इसके ऊपर बिल नहीं ला रहे, प्राइवेट मेंबर बिल नहीं ला रहे, कुछ हो ही नहीं रहा है। हम मूक दर्शक बन करके सिर्फ सुन रहे हैं, चर्चा को भी सुन रहे हैं और मीडिया डिस्कशंस भी हो रहे हैं, लेकिन बदलाव नहीं आ रहा। मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम से जुड़े और सरकारों को जगाने का काम करें और जल्द बदलाव आए। मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगी, जब जल्द से जल्द बदलाव आए। जी, बरखा जी, आपने भी एक छोटी-सी शुरुआत करी है, एक फ़िल्म आपने डायरेक्ट किया है, वन साइडेड लव। इसके बारे में जानना चाहूँगी, इसका कॉन्सेप्ट क्या है? देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, आप ज़ूम कर सकती हैं। हुँ। ये वन साइडेड लव मेरी फ़िल्म है,
जो कि बनी हुई है फेक सेक्सुअल हैरेसमेंट केसेस ऑन मेन एंड बॉयज। ये मेरे YouTube चैनल पे डलेगी ये मूवी। मेरा YouTube चैनल का लिंक है बरखा त्रेहन 16। सभी प्लेटफॉर्म्स में, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे यूट्यूब हो, मैं सभी पे बरखा त्रेहन 16 से हूँ। और इस फिल्म का टीजर ऑलरेडी मेरे YouTube पे डला है, आप वहां देख सकते हैं। और इसमें हमने यौन शोषण के जो फर्जी आरोप लड़कों पे ऑफिस में लगाए जाते हैं, इसमें हमने उसके बारे में दिखाया है इस फिल्म में। और आप लोग सब लोग फिल्म को जरूर देखें, अपने जो व्यूज है, अपने कमेंट जरूर शेयर करें, जिससे कि मैं दूसरी फिल्म जो बनाने वाली हूँ उससे मुझे प्रोत्साहन मिले और बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचे, क्योंकि ये मासेस तक जब तक ये बातें नहीं पहुंचेंगी, एक हम्म। रेवोल्यूशन नहीं आएगा। और ऐसा जी। नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारे लड़के फेक सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस में फंस जाते हैं। पॉश में सिर्फ लड़कियों की सुनवाई होती है, लड़कों की कभी भी सुनवाई नहीं होती। लड़कों को ऑफिस से बाहर निकाल दिया जाता है और उन्हें उनकी नौकरी चली जाती है, उनकी डिग्निटी चली जाती है, उनकी रिस्पेक्ट चली जाती है। सालों साल केस लड़े जाते हैं और तब भी वो अपनी बेगुनाही नहीं प्रूव कर पाते, क्योंकि कोर्ट में सिर्फ तारीख पे तारीख मिलती है और जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बरखा जी, आपके पास बहुत सारे केसेस आते होंगे, अलग-अलग तरीके से आप इसको ऑब्जर्व कर सकती हैं कि कैसे एक पुरुष किन-किन चीज़ों को झेलता है और कैसे समाज में उनके साथ दुराचार हो रहा है। इन सब को अगर समेटें, तो आपको क्या लगता है, बदलाव हो रहा है या हो सकता है? आने वाले दिनों में क्या तस्वीर हम देखना चाहेंगे? देखिए, बदलाव बहुत थोड़ा-सा आया है कि हम सब ने चर्चा करनी शुरू कर दी है। पहले तो हम शायद चर्चा भी नहीं करते थे, लेकिन मैं कुछ सालों से देख रही हूँ कि चर्चा हो रही है और मैं चर्चा में सहभागी भी होती हूँ। तो मुझे थोड़ा-सा बदलाव लग रहा है और मैं जिस भी जो भी लड़के मुझे अप्रोच करते हैं, उनकी भरसक मदद करने की, हर हालत में उनकी मदद करने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले तो वो बड़े इमोशनली डाउन होते हैं, तो उनको इमोशनल स्ट्रेंथ देने की उस टाइम बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि वो बड़ी सुसाइडल टेंडेंसीज़ में होते हैं। फिर परिवार को बल देना, फिर उनको लीगल एडवाइस देनी, फिर वो फाइट बैक करें। लेकिन ये मेरा काम नहीं है, ये सरकार का काम है। और सरकार को हम सब लोग, जब मुझे लगता है सड़कों पे उतरना पड़ेगा सरकार को जगाने के लिए, क्योंकि सरकार नहीं झुक झुक नहीं आगे बढ़ रही है, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो अगर हम सब सड़कों पे उतरेंगे तो सरकार शायद मजबूर होगी एक मेंस कमीशन बनाने के लिए, फॉर्म करने के लिए। दूसरा, कोर्ट में पीआईएल डालिए भाइयों, मैंने भी पीआईएल डाली हुई है एक ऑलरेडी, जो मैंने आपको बताया है मैरिटल रेप को लेके। दूसरी पीआईएल के ऊपर हम काम कर रहे हैं, बहुत जल्द उसे डालने वाले हैं। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि पीआईएल डालिए, क्योंकि जो भी आपको रिलीफ मिलेगा वो या लॉ मेकर्स से मिलेगा और या फिर आपको यहाँ पर जाके कोर्ट द्वारा आपको रिलीफ मिलेगा। तो बहुत सारे बरखा जी, एक 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 बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। बहुत सारे ऐसे पुरुष हैं जो इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे, आपकी बातों को समझ रहे होंगे और उससे बहुत कुछ उन्हें जानने को भी मिला होगा, कनेक्ट भी कर पाए होंगे। सवाल ये है कि अगर कोई पुरुष इन सभी मामलों में फँसता है, चाहे वो हैरेसमेंट का मामला हो, चाहे वो मेंटल टॉर्चर का मामला हो, प्राइमरी क्या कुछ करना चाहिए? पहले क्या करना चाहिए? क्या करे? देखिए, सबसे पहले तो मेरी सब पुरुषों को हाथ जोड़ के विनती है कि डरे ना। सुसाइड तो हुँ। बिल्कुल सोचे नहीं, फाइट बैक करें, एविडेंस कलेक्ट करें। भागना मत शुरू कर दीजिए चीज़ों से। हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को भाग छोड़ देते हैं कि अरे ये तो हो गया, गलत हो गया, तो भागना शुरू कर देते हैं। तो हमने भागना नहीं है, स्थिति का सामना डट के करना है। और डट के करने में आप अपने आस-पास के कोई काउंसलर से मिलिए, अपने आप को पहले तो मेंटली अपने आप को साउंड रखिए, क्योंकि मेंटली आप साउंड होंगे तभी आप आगे बढ़ पाएँगे। आप अपने आस-पास के लॉयर से मिलिए, समझिए पूरी बात को, एविडेंसेस कलेक्ट करिए, क्योंकि जब आपके पास केस होता है तो आपके पास एविडेंस नहीं होते। पहले तो एविडेंस हम कलेक्ट ही नहीं करते हैं। तो आज हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और ये जो पति-पत्नी का रिश्ता है, ये लड़का-लड़की का रिश्ता है, इसमें इतने धोखे हो रहे हैं कि हर चीज़ रिकॉर्ड करिए। रिकॉर्ड करके रखिए, कब आपको उसकी ज़रूरत पड़ जाएगी, आपको पता नहीं। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन हैं, उन्हें आप जब भी करिए, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करिए। कभी भी किसी लड़की से मिलते हैं,
तो उसे अपने दोस्तों को सूचित करिए, उनको पता होना चाहिए। आपको आप एसएमएस करिए। अब पहली बात सेफ ज़ोन में रहिए। सबसे पहली बात सेफ ज़ोन में रहिए और अगर फँस गए हैं तो फाइट बैक करिए। और फाइट बैक करने के लिए आप बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, उनसे भी आप अप्रोच कर सकते हैं। मेरे अलावा भी कुछ लोग काम कर रहे होंगे, आप मेरे से भी अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन वही बात है कि बहुत सारे केसेज़ हैं, भर-भर के लाखों केसेज़ आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि थोड़ा बल मिल गया है, अतुल सुभाष के बाद लोगों के अंदर बल मिल गया। मैं कह रही हूँ मेरे पास हज़ारों ईमेल है, जिसमें ये लिखा है, मैं भी अतुल सुभाष हूँ, मैं भी अतुल सुभाष हूँ। अतुल सुभाष ने एक जन चेतना पूरे देश में, यहाँ तक कि मुझे तो विदेशों से भी कॉल आ रहे हैं, विदेश वाले भी जो वहाँ पे एनआरआई भाई हैं हमारे, वो भी बता रहे हैं कि कैसे वहाँ से लड़की भाग आई इंडिया और बच्चे को ले आई और यहाँ पे बहुत सारे केसेस डाल दिए। अब वो बस सिवाय रोने के उनके पास कुछ नहीं है क्योंकि इंडिया आते हैं, तो वो वापस नहीं जा पाएँगे। तो ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ, लेकिन परेशानियों का सॉल्यूशन होता है, जो कि मैंने अपनी मूवी में भी बताया है। इस मूवी में भी यही बताया क्योंकि इस मूवी में भी जो है लड़का जब उसके ऊपर फर्जी केस हो जाता है तो वो सुसाइडल हो जाता है। तो जब वो हमें हमारे तक पहुँचता है तो हम ये कहते हैं कि सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन, फाइट बैक। हम आपके साथ हैं। इस जस्टिस की लड़ाई में हम आपके साथ हैं, फाइट बैक करिए। तो फाइट बैक करना ज़रूरी है, हम सबका ज़रूरी है। और एक महिलाओं को एक मैसेज देना चाहूँगी। किसी के ऊपर जी। भी फर्जी केस डालने से पहले 100 बार सोचिए, कल को वहां पे आपका बेटा, आपका भाई, आपका पिता, आपका पति या आपका दोस्त हो सकता है। तो उसे जब वो फंसेगा तो आप कितनी परेशान होंगे। तो इसलिए वो भी लड़का जिसे आप फंसा रहे हैं, वो किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का पति है, तो उसे फर्जी केस में मत फंसाइए। ये मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। जी, बरखा जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बरखा जी इस वक़्त हमारे साथ जुड़ी हुई थी और इन्होंने बहुत बड़ी माँग ये रखी है कि कमीशन बनना ही चाहिए क्योंकि अब ऐसा समय आ गया है कि पुरुषों के लिए कमीशन की ज़रूरत है। उनकी जो समस्याएँ हैं उनको सुनने की ज़रूरत है और इस पर चर्चा करने की ज़रूरत है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार तक।